मतलब जो फिजिकल, जिसकी प्रेजेंस ना हो, इंटेंजिबल, वो आती चीजें। जो नजर नहीं आ सकते ना, नो फिजिकल सब्सटेंस। एज पर IS 38 जो इसकी डेफिनेशन है इंटेंजिबल एसेट की, वो डेफिनेशन ये, एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसमें तीन चीजें, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी, विदाउट सब्सटेंस। इससे हमें ये पता लगता है कि जिस चीज को मैं बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट कहूंगा वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए सेपरेटली। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने का मतलब होता है कि इसको हमने या तो खरीदा हो या हम उसको सेपरेटली सेल कर सकते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसके साथ हमारे पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं, सही। और वो सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे होते तो हम उसको गुडविल का पार्ट बना देते हैं। हाँ। सही है, तो अगर आइडेंटिफाइबल नहीं होगा तो फिर उसको रिकॉर्ड भी सेपरेटली नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि इंटेंजिबल एसेट्स हो या टेंजिबल एसेट्स हो, नॉन करंट एसेट्स मॉनेटरी एसेट्स नहीं होते। मॉनेटरी एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल बेनिफिट्स हो, अमाउंट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीवेबल्स आर मॉनेटरी एसेट्स एंड पेबल्स आर मॉनेटरी लायबिलिटीज। अच्छा। लेकिन इंटेंजिबल एसेट है, अब आपके पास सॉफ्टवेयर है, अब आपको क्या पता इकोनॉमिक बेनिफिट उसके कितने आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। बिल्डिंग है, कभी ज्यादा बेनिफिट्स, कभी कम बेनिफिट्स, तो ना तो वो फिक्स्ड हो सकते हैं ना वो डिटर्मिनेबल हो सकते हैं, वो वोलेटाइल होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो हम कहते हैं मॉनेटरी एसेट्स नहीं है। इंटेंजिबल एसेट हमेशा क्या होगा? नॉन मॉनेटरी एसेट होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसका सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अगर आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी और सब्सटेंस हो तो फिर वो टेंजिबल एसेट बन जाएगा। राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटेंजिबल के अंदर टेंजिबल के मुकाबले में थोड़ी सी टेंशन है, और वो टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि इंटेंजिबल एसेट का परचेज का एसेट ट्रीटमेंट, जो इंटेंजिबल हम परचेज करते हैं और जो खुद से जनरेट होते हैं, इसमें बहुत फर्क है। खासतौर पर इंटरनली जनरेटेड। तो वो एसेट्स जो हम परचेज कर सकते हैं, इट माइट बी लाइक कि हमने गुडविल एक्वायर की किसी कंपनी की, इट माइट बी लाइक कि हमने किसी कंपनी का ब्रांड नेम एक्वायर कर लिया, लाइसेंस ले लिया कहीं से, कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल। सही है, कॉपी, कस्टमर लिस्ट एक्वायर कर ली। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड हो सकते हैं वो गुडविल भी हो सकती है, ब्रांड नेम भी हो सकते हैं, कस्टमर लिस्ट भी हो सकती है। सही है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए। अब फर्क क्या है? परचेज एसेट्स को तो हम हर हाल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हमारा रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं ना, उसमें से कुछ ऐसे इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है दैट कैन नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, और कुछ के बारे में कहता है रिकॉर्ड तो हो सकते हैं एज एन एसेट, लेकिन उनका क्राइटेरिया जो है ना, रिकग्निशन क्राइटेरिया, वो नॉर्मल रिकग्निशन क्राइटेरिया नहीं होगा, डिफरेंट रिकग्निशन क्राइटेरिया होगा। तो पहले तो हम जरा परचेज एसेट्स के ऊपर आ जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट, फिर इंटरनली जनरेटेड
लेटर ऑन करेंगे। परचेज एसेट्स, परचेज एसेट्स का रिकग्निशन क्राइटेरिया, अगर मैं एक इंटेंजिबल एसेट परचेज करता हूँ किसी से, तो उसको बैलेंस शीट में रिकग्नाइज करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल होने चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को फ्लो होने चाहिए, ठीक है। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ये 2 पॉइंट्स हमने IAS 16 में भी कवर किए थे, सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम उसको रिकग्नाइज करेंगे तो उसकी जो इनिशियल मेजरमेंट होगी इंटेंजिबल एसेट की, इट्स सेम एज IAS 16 एट कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट होगी अब ये टेंजिबल एसेट की तरह कोई फिजिकल एसेट तो होता नहीं है, तो कॉस्ट बहुत सिंपल सी होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। उसको यूज करने के लिए अगर कोई और एक्सपेंडिचर खर्च करने हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाने के चार्जेस हैं, तो वो सब उसमें प्लस हो जाएंगे और हम उस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेंगे। लाइसेंस फीस वगैरह भी जैसे कोई होती है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल उसकी जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात आएगी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे पास लाइक टेंजिबल एसेट, एक हमारे पास है कॉस्ट मॉडल और दूसरा हमारे पास है रीवैल्यूएशन मॉडल। अब यहां में थोड़ा सा फर्क आता है। कॉस्ट मॉडल में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट की भी अगर कॉस्ट मॉडल की डिस्क्रिप्शन ली जाए तो उसकी कॉस्ट मॉडल की डिस्क्रिप्शन क्या होगी? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे माइनस अमोर्टाइजेशन अगर हुई तो, लेस अगर उसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस आया तो वो इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे, ये उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। हेलो जी जी, मैं ये बता रहा था कि ये जो एग्जाम्पल देखो, रिवैल्यूएशन की कॉस्ट है 1,50,000, अमोर्टाइजेशन है 15,000, बुक वैल्यू है 1,35,000, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 1,40,000, तो सरप्लस हमारे पास आ गया 5,000 का। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अमोर्टाइजेशन को एलिमिनेट करेंगे 15,000 से, सरप्लस को क्रेडिट करेंगे 5,000 से, ठीक है, और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। ये बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है जो हमने टेंजिबल एसेट में पढ़ा था जी। सही है। तो परचेज एसेट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल टेंजिबल के एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरह है। सेम रिकग्निशन क्राइटेरिया, सेम इनिशियल मेजरमेंट और सेम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, नो डिफरेंस। जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पर, ये काफी टेक्निकल एरिया है इसका, इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। ये फिर हम कनेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। तो तुम्हारा इंटरनेट भी मसला